2024 का चुनाव आ रहा है और 2024 के चुनाव से पहले इस बात को लेकर के चर्चा होगी कि मनमोहन सिंह की सरकार रही 10 साल की सरकार। मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल की सरकार के अंदर देश ने क्या पाया क्या खोया, और अब मोदी की सरकार 10 साल की सरकार और मोदी की सरकार में देश ने क्या खोया और क्या पाया, इस बात को लेकर के चर्चा होगी। लेकिन इस बीच में एक बड़ा आंकड़ा निकल करके सामने आया है। मोदी के 9 साल के अंदर देश के ऊपर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। जो कर्जा अभी तक देश में आजादी से लेकर के अभी तक 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपए था, मोदी के आने के बाद में वो 55 लाख करोड़ रुपए से बढ़ करके 155 लाख करोड़ हो गया। पहले के जितने प्रधानमंत्री रहे उन सब ने 55 लाख करोड़ रुपए तक कर्जा केवल लिया था, लेकिन मोदी ने आते ही सीधे 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा वो 9 साल के अंदर ले लिया। और दूसरी बात यह है कि ये तो 2023 तक का आंकड़ा है। अगर 2024 तक को आप इसको मिला करके देखेंगे तो 172 लाख करोड़ रुपए का कर्जा वो नरेंद्र मोदी के ऊपर हो जाएगा। मैं आपको आसान भाषा में एक एक करके ग्राफिक के जरिए समझाऊंगा कि किस तरह से जो है वो क्या कुछ हुआ है और कैसे जो है वो देश का कर्जा कितना बड़ा है। ये देखिए, भास्कर ने आज एक स्टोरी की है, अच्छी स्टोरी की है। इसमें से कुछ आंकड़े जो है निकाल करके आपको दिखाऊंगा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। भास्कर ने लिखा है कि 9 साल में भारत पर 181% कर्ज बढ़ गया है। 2023 में 155 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ। 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। कहां पर खर्च हो रहा है वो भी आगे बताऊंगा। देखिए, 3 यहां पर जो प्रधानमंत्री हैं उनका मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं आंकड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी साहब, बीजेपी की सरकार, फिर मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल की सरकार, फिर अब मोदी की सरकार 10 साल की सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार गई थी उस वक्त में देश पर जो कर्ज था वो 17 लाख करोड़ रुपए था। 17 लाख करोड़ रुपए। 2019 में 31 लाख करोड़ रुपए और 2014 के अंदर ये कर्ज हो गया 55 लाख करोड़ रुपए, और ये 2019 के अंदर ये कर्ज हो गया 90 लाख करोड़ रुपए, और 2023 के अंदर ये कर्ज हो गया 155 लाख करोड़ रुपए। ये जो है वो कर्ज का लेखा जोखा है। 2014 में 17, 31, 55 और 90 और 155 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो गया। कांग्रेस ने इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस ने कहा कि 67 साल में 14 प्रधानमंत्री आए, 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर के 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया, पर मोदी जी ने अपने 9 साल में ही इसको 3 गुना करके 155 लाख करोड़ रुपए पहुंचा दिया। 9 साल में देश पर कर्ज 100 करोड़ रुपए, 100 लाख करोड़ रुपए, 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बढ़ गया है। अब ये जो आंकड़े हैं ना वो कंफ्यूज कर देते हैं, मुझे भी कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको आसान भाषा में थोड़ा समझा पाऊं। जिस वक्त में और अभी जो मैं 172 लाख करोड़ रुपए की आपको बात बता रहा था, अभी जो है वो 31 मार्च 2023 तक जो कर्ज है वो 155 लाख करोड़ रुपए है, ये वाला। लेकिन यही कर्ज जो है वो अगले साल मार्च तक जब चुनाव होंगे, चुनाव से पहले पहले ये कर्ज जो है वो बढ़ करके 172 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। ये मोदी जी ने जो है वो कमाया और खोया है। ये आप देखिए, अब इसको किस तरह से देखेंगे। कर्ज लेना अच्छी बात है, बुरी बात है। कर्ज अगर लेते हैं, अगर आदमी समझदार हो तो फायदा हो सकता है, लेकिन अगर कर्ज लेते हैं और आदमी में दिमाग ना हो तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए, मोदी सरकार जब आई उससे पहले यहां पर 2014 के अंदर हर आदमी के ऊपर जो कर्जा था वो 42,000 रुपए कर्जा था। देश में 130 करोड़ की आबादी मान करके चलिए कि 130 करोड़ की आबादी थी देश के अंदर, 130 करोड़ की आबादी थी, और इस आबादी के अंदर जो कर्जा था वो कर्जा 42,000 रुपए वो एक व्यक्ति के ऊपर था। लेकिन मोदी जी की अब सरकार जो इस वक्त में फिलहाल चल रही है, हर व्यक्ति के ऊपर 1,20,000 करोड़ रुपए, 1,20,000 करोड़ रुपए अब हर भारतीय के ऊपर है। आपके ऊपर, मेरे ऊपर, आपके परिवार में जितने लोग हैं उन सब के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर 1,20,000 रुपए का कर्जा है। अगर आपको सरकार कह दे, कोई और देश कह दे, तो हम सबको मिलकर के
एक एक आदमी को 1,20,000 रुपए जो है वो सरकार के अंदर, बैंक के अंदर जमा करवाने पड़ेंगे, तब जाकर के हमारे देश का कर्जा उतरेगा। इतना कर्जा है। पहले ये कर्जा जो है वो 42,000 रुपए था, हर आदमी के ऊपर 42,000 रुपए का कर्जा था, लेकिन वो बढ़ करके 1,20,000 रुपए हो गया। अब इसको आगे समझिए। ये जो जहाज है, देखिए मोदी कहते हैं कि उस वक्त में जहाज डूब रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, लेकिन ये ग्राफिक के जरिए समझिए थोड़ा। 2014 के अंदर जो है, 2014 में 17 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, बढ़ करके ये कर्जा जो है वो 31 लाख करोड़ का हो गया, फिर बढ़ करके 55 लाख करोड़ का हो गया, फिर बढ़ करके 2019 में 90 लाख करोड़ का, और अब जो है वो 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। और जो ये जहाज है, ये जहाज डूब रहा है। देखिए पहले जहाज ऐसे रहेगा तो ठीक रहेगा, लेकिन इस जहाज के ऊपर पहले 17 लाख, फिर 55 लाख, फिर 155 लाख, ये जहाज जो है वो ऐसे खड़ा होता जा रहा है। और ये जहाज अब इस वक्त में 2024 की अगर बात करेंगे तो 2024 आते आते ये जहाज और नीचे चला जाएगा और 172 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो हो जाएगा, 172 लाख करोड़ रुपए का। तो ये कर्जा जो है वो बढ़ जाएगा। सोचिए कितना बड़ा जो है कर्जा जो है वो देश के अंदर हो रहा है। अब जो है ये आंकड़े के हिसाब से देखिए जो विदेशी कर्ज। अब एक चीज को और समझिए, देश में जो कर्ज लेती है सरकार, वो दो तरीके से कर्ज लेती है। एक होता है देशी कर्ज और एक होता है विदेशी कर्ज। देशी कर्ज होता है अपने यहां पर आरबीआई से कर्ज पैसा लेना। आरबीआई के अंदर भी जो एक इमरजेंसी मनी होती है उसको भी पैसा निकाला गया है, वो पैसा भी मोदी सरकार ने निकाल लिया है। तो एक तो आरबीआई के अंदर से पैसा लेना, अलग अलग जो बैंक है वहां से पैसा लेना, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वहां से पैसा लेना, ये होता है देशी कर्ज। और दूसरा होता है विदेशी कर्ज। विदेशी कर्ज होता है कि आप वर्ल्ड बैंक से जो है वो लोन लेते हैं, आईएमएफ से लोन लेते हैं, तो ये जो है वो विदेशी कर्ज के अंदर आता है। अब देखिए 2004 से 2005 से और 2013 के बीच में अगर देखेंगे तो 10 लाख करोड़ रुपए जो है वो ये उस समय पर मनमोहन सिंह की सरकार ने लिया और फिर 31 लाख करोड़ रुपए तक गया। और यहां पर 2014 में 33 लाख करोड़ रुपए जो है वो मोदी ने लिया और उसके बाद में वो 2022 में 50 लाख करोड़ रुपए, और अब जो है वो 2 साल का और लगा लीजिए आप, ये 155 लाख करोड़ रुपए कुल है। इसमें से ये विदेशी है, देश का कर्जा है वो अलग से है, विदेशी कर्ज जो है वो अलग से है। तो ये 50 लाख करोड़ रुपए तो जो है 2022 तक देश पर कर्ज जो है वो मोदी सरकार विदेश से ले चुकी थी। अब जो है इसको और आगे समझिए, ये 2014 से लेकर के राजस्व घाटा जो है वो कैसे बढ़ा है। अभी राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा का मतलब ये होता है कि आप जो है वो 1 रुपए कमा रहे हैं लेकिन खर्च 2 रुपए कर रहे हैं। तो 2 रुपए अगर आप खर्च कर रहे हैं, 1 रुपए आपकी कमाई है, तो इसका मतलब यह है कि आपको राजस्व घाटा 1 रुपए पड़ रहा है। भाई कमाई 1 रुपए है, खर्चा 2 रुपए है, तो इसका मतलब आप 1 रुपए घाटे में जाने लग रहे हैं। यही होता है राजस्व घाटा, कि सरकार जो कमाती है, रेवेन्यू जो टैक्स वगैरह से आता है, वो रेवेन्यू कम है लेकिन सरकार का खर्चा ज्यादा है, तो वो राजस्व घाटे में चला जाता है। 2013 के अंदर जो कर्जा था, राजस्व घाटा का जो राजस्व घाटा था, कर्जा नहीं, इसको राजस्व घाटा बोलेंगे। ये राजस्व घाटा जो है वो 4.9% था, और फिर ये 14 में 15 में जो है वो 4 पे कुछ संभला है 2014 आने के बाद में, और उसके बाद में नोटबंदी और ये यहाँ पर 2018-16 में हुई, फिर ये 3.5 पे, 3.4 पे, फिर ये जो है वो कोविड से पहले 4.6 पर था, लेकिन कोविड के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर जो है ये बढ़ करके, एकदम से बढ़ करके ये यहाँ पर 4 से डबल हो गया, ये 9.2% हो गया। अब इसमें जो है सच्चाई भी है, कोरोना के टाइम पर सरकार के पास में रेवेन्यू का जो सिस्टम था वो बंद हो गया था, रेवेन्यू कहीं से आ नहीं रहा था, सड़क बंद थी, फैक्ट्रियां बंद थी, तो कहीं से भी जो है वो जो टैक्स आता वो आ ही नहीं रहा था, लोगों ने इनकम ही नहीं की, तो ये सारी चीजें जो है वो हुई, उसकी वजह से नुकसान हुआ। तो 9.2% जो है वो राजस्व घाटा जो है वो सरकार को 2020-21 के अंदर हुआ, लेकिन उसके बाद में स्थिति ठीक नहीं है। उसके बाद में 2022 में भी अभी भी 6.4 है अभी भी, लेकिन अब तो सब कुछ चल रहा है, अब तो टैक्स जो है बंपर कलेक्शन हो रही है, लेकिन अब भी जो राजस्व घाटा है वो सरकार का 6.4% है। यानी सरकार की कमाई जो है वो 1 रुपए है, सरकार का जो खर्च है वो 2 रुपए 2.5 रुपए सरकार जो खर्च कर रही है। अब इसको जो है एक चीज और देखिए, मैं आपको ये थोड़ा गहराई से समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ लोग कहेंगे कर्जा ही तो लिया है, देश थोड़ी ना लुटवाया है।
बिल्कुल सही बात है। और कर्जा जो है वो ऐसी बात नहीं कि केवल भारत ही कर्जा ले रहा है, दुनिया के और देश तो कर्जा ही नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल गलत बात होगी। दुनिया के और देश भी कर्जा ले रहे हैं, और सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी देश ने कर्जा लिया है तो जापान ने कर्जा लिया है। हमारे ऊपर जो कर्जा है वो 90% कर्जा है हमारे ऊपर, हमारी जीडीपी के हिसाब से। लेकिन जापान के अंदर जो कर्जा है उसकी जीडीपी के हिसाब से 256% का कर्जा जापान के ऊपर। अब सूडान में 209%, ग्रीस में 206, और इसी तरह से आप देखिए इटली ये है और बाकी देश हैं, सिंगापुर है। अमेरिका के अंदर भी जो है वो 133% जो है उसकी जीडीपी के मुकाबले कर्जा है। और इसी तरह से फिर भारत का नंबर आता है, भारत जो है वो 90% के कर्जे पर है। अब आप कोई कहेगा कि ये तो फिर इस गणित को समझाओ, इस गणित का मतलब क्या है? कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, कर्जा लेना बुरी बात नहीं है। कर्जा लेकर के लोग पैसे कमाते हैं, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन उस कर्जा लेकर के उसको फिर अच्छी स्कीम के द्वारा, अच्छी चीजों के द्वारा अगर आप बढ़ाते हैं तो फायदा होगा, वरना नुकसान होगा। अब इसको थोड़ी आसान भाषा में समझाता हूं। मान लीजिए आपके गांव के अंदर दो आदमी हैं, आपके गांव में दो आदमी हैं, एक का नाम सुनील है, एक का नाम अनिल है। सुनील जो है वो पैसा लेता है किसी एक व्यक्ति से, 1 लाख रुपए पैसा लेता है, कर्जा लेता है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कर्जा लेता है, लेकिन सुनील के अंदर जो है वो दिमाग नहीं है, सुनील में दिमाग नहीं है। और सुनील जो है वो पैसा 1 लाख रुपए कहीं पर लगाता है और उसका वो धंधा चलता नहीं है, और सुनील का पैसा वो वहां पर मर जाता है। तो सुनील को एक तो वहां पर नुकसान हुआ, और दूसरा जिसका पैसा लिया था 1 लाख रुपए जिसका लिया था, उसका 1 लाख रुपए लौटाना भी पड़ेगा। जो ब्याज है वो भी लगातार साल दर साल बढ़ता चला जाएगा। सुनील क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। सुनील को अपनी जमीन वगैरह, घर वगैरह बेच करके तब जाकर के वो घाटा, जो बिजनेस में पैसा लगाया था 1 लाख रुपए, वो वहां पूरा करना पड़ेगा, और जिसका पैसा लिया था वो पूरा करना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ देखिए एक अनिल है। अनिल क्या कर रहा है कि अनिल ने भी 1 लाख रुपए लिया, लेकिन अनिल ने पैसे जो है वो अलग अलग जगह पर डाले, और अनिल ने उस पैसे को दिमाग से इस्तेमाल किया। और अनिल के पास में स्कीम थी, वो अच्छी स्कीम थी। अनिल ने जो पैसा लगाया तो उसके पीछे दिमाग लगा करके पैसा लगाया, और अनिल ने 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए बना लिए। क्या हुआ कि अनिल के पास में जो कर्जा अनिल ने लिया था वो अनिल ने कर्जा वापस लौटा दिया। 1 लाख रुपए जो उसके सेफ हो गए। अगले साल फिर वो 1 लाख से फिर 2 लाख, 2 लाख से 4, 4 से 8, 8 से 10, 12, 15, 18, 20 करोड़ ऐसे बढ़ता चला जाता है। अब सोचिए, अब फिर इसको जो है अगर मोदी और मनमोहन में कंपैरिजन करके देखें, अगर इसको जो है यहां पर कंपैरिजन करके देखें, तो यहां पर सुनील था जिसने पैसा लिया, कर्जा में डूब गया, बर्बाद हो गया सुनील। और यहां पर अनिल था जिसने पैसा लिया, मुनाफा कमाया, और उधारा जो अपना लिया था, जो कर्जा लिया था, वो भी उतार दिया। क्यों? क्योंकि इसकी स्कीम अच्छी थी, इसकी स्कीम अच्छी थी, इसके पास में दिमाग अच्छा था। लेकिन यहां पर सुनील जो है वो बर्बाद हो गया। अब यहां पर दोनों चीजों को देखिए आप, यहां पर जो है वो मनमोहन सिंह को, और यहां पर जो है मोदी सरकार को देखिए। मनमोहन सिंह के टाइम पर हमारे जितने भी सरकारी संस्थान थे उनका जो निजीकरण किया गया वो कम था, और यहां पर मोदी सरकार के टाइम पर जो निजीकरण किया जा रहा है धड़ल्ले से, जमीन से लेकर के आसमान तक चीजें जो है, और खास करके 1-2 उद्योगपतियों के बीच हाथों में जा रही है। इस बात का मतलब क्या है? क्या ये सुनील और अनिल जो है ये हो रहा है कि अनिल जो है वो हम ये कहें कि अनिल ये है और सुनील जो है वो ये है, कि सुनील साहब जो है वो हो गए? क्यों? क्योंकि यहां पर अगर सुनील अगर पैसा ले रहा है, कर्जा ले रहा है, कर्जा लेना बुरी बात नहीं, लेकिन कर्जे लेकर के उसको पैसे को सही जगह पर डालना और उस पैसे से मुनाफा कमाना, कमाई करना, वो समझदारी है। अगर वो समझदारी होती तो यहां पर मोदी सरकार निजीकरण क्यों कर रही है? एक के बाद एक रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, हर चीज को प्राइवेट क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार वहां से भी पैसा कमा रही है। अब यही बात जो है समझने वाली है, यही बात समझने वाली यह है कि जो सरकार 2014 में आई, 2004 में आई, वो 17 लाख करोड़ रुपए मनमोहन सिंह को कर्जा जो है वो लिया, और 2014 में जाते जाते 55 लाख करोड़ रुपए कर्जा था। लेकिन अब जो है मोदी सरकार जो है, और इसमें भी आप 172 कर दीजिए, 2024 के अंदर जो है वो इसको 172 कर दीजिए, तो 172 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो रहा है। अब ये समझिए कि ये सरकार जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें तो जो प्राइवेटाइजेशन किया गया, कम किया गया। अब ये मोदी सरकार को देखिए आप, मोदी सरकार को जो है वो देखेंगे तो यहां पर इसकी चीज को समझिए।
ये यहां पर जो है वो अब 172 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है और यहां पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। तो ये चीजें देखिए आप, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्राइवेट की है बहुत सारी चीजें, और वो आंकड़े मैं अलग से बताऊंगा किसी दिन, कितनी चीजें जो है इन्होंने प्राइवेट की थी और कितनी इन्होंने प्राइवेट की है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि इन्होंने जो प्राइवेट किया दुगने से भी ज्यादा किया है। तो प्राइवेट किया, वहां से पैसा कमाया, नोटबंदी किया तो सारा वहां से काला धन कमा लिया, जीएसटी लेकर के आए तो वहां से जो टैक्स कलेक्शन है वो ज्यादा हो गया है, हर चीज में पैसा इनके पास ज्यादा आया, उसके बावजूद कर्जा कैसे बढ़ रहा है। यहीं से समझिए कि सुनील और अनिल की कहानी जो है वो कैसे फिट बैठती है। और सुनील और अनिल की कहानी जो है वो यहां पर बता रही है कि मोदी सरकार जो है वो ज्यादा पैसा कमाकर भी कर्जा ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पुराने कर्जे को उतारने के लिए नया कर्जा लिया जा रहा है और स्कीम में जहां पर पैसा डाला जा रहा है वो कामयाब नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है। लेकिन उसके बावजूद कहा जाता है कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बिल्कुल सारी सही बातें हैं। लेकिन ये पैसा कहां जा रहा है ये समझ से परे है। आपने नोटबंदी की, आपने जीएसटी किया, जीएसटी से बम्पर कलेक्शन हो रहा है, सरकार का आंकड़ा है, हर बार खबर छपती है कि पिछली बार से ज्यादा जो है इस बार टैक्स कलेक्शन हुआ है। क्योंकि लोग जो है वो पिछली बार इतने लोग जो है वो अगर जीएसटी के दायरे में थे तो अगले साल और इतने ज्यादा लोग जो है जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद कर्ज क्यों बढ़ रहा है, सोचे जरूर। कौन जो है वो खराब था। और इनके सरकार के टाइम पर तो क्या कहा जाता था, ये घोटाला वो घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला, लेकिन उसके बावजूद इतना लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। अब इसके टाइम पर तो कोई घोटाला नहीं हुआ, मोदी के टाइम पर तो कोई घोटाला ही नहीं बताते हैं, फिर पैसा जा कहां रहा है, सोचिए जरूर। शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। कोशिश की है आसान भाषा में कुछ चीजें आप तक पहुंचाने की। उम्मीद करता हूं शायद आपको समझ में आई हो। अगर आपको समझ में आई है तो आपकी राय क्या है, अब आप क्या सोचते हैं समझने के बाद, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और लोग भी पढ़ सके समझ सकें। इसलिए ज्यादा इसमें कमेंट करिए, ज्यादा कमेंट करके बताइए कि ये कर्जा इधर उधर जो हुआ है इसके पीछे किसका क्या गणित है और किसके अंदर जो है वो दिमाग था, किसकी नीयत ठीक थी। सब चीजें लिख करके जरूर बताइए, लोगों तक शेयर करिए इस वीडियो को। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।